बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर कमर फारूक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का प्रोग्राम EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो उनके चैप्टर हैं उनके सबूत के साथ गुफ्तगू होगी। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन क्या है, यूरोप के अंदर वो क्या काम कर रही है, मसला कश्मीर में 5 अगस्त जब मकबूजा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, अभी 1 साल मुकम्मल होने को है। जिस तरह दूसरी तंजीमात इस 1 साला लॉकडाउन को तहरीक की सूरत में पेश कर रही हैं, उसी तरह EU के हमारे पास जो इस वक्त शुरका हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या लाहे अमल हैं। तो मैं अपने तमाम आज के पैनल का तारफ़ कराता चलूँ। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन चैप्टर के सदर कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल चैप्टर के सदर सैयद खालिद अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ाना के प्रोग्राम की तरह कार जवाद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो जंग और जियो को स्पेन से नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी तजम्मुल हुसैन खटाना साहब, सदर हैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन इटली, और सदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी फ्रैंकफर्ट से अंसर भट्ट साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तो मैं सबसे पहले कामरान खान साहब की तरफ बढ़ूँगा। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का लाहे अमल और फेडरेशन की गुज़श्ता सालों के अंदर जो कारकर्दगी है उस पर हमारे नाज़रीन को थोड़ी ब्रीफिंग दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जवाद चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। बाकी है डॉक्टर साहब, हमने EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का जो बुनियादी मकसद है वो है पाकिस्तान को उजागर करना। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के मुतालिक लोगों के दिमाग में एक मुख्तलिफ किस्म का एक इमेज बना हुआ था यूरोप के अंदर, और शायद बना हुआ है, उसको बताना, पाकिस्तान की चीज़ों को हाईलाइट करना। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की चीज़ों को यूरोप में हाईलाइट करना, यूरोप के जो मुल्क हैं हमारे, जहाँ जहाँ हमारे चैप्टर्स मौजूद हैं, उनके मुकामी दिन मनाना, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ रवाबित कायम करना और एक ऐसे मुल्क का किरदार अदा करना जो दोनों मुल्कों के दरमियान में हर लिहाज से मुफीद हो। उसके अलावा कश्मीर इशू के ऊपर हम हमेशा से बहुत सारे मामलात में डिवाइडेड रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स रहे हैं, बहुत सारी फेडरेशन रही हैं, लेकिन एक चीज हम सब में कॉमन रही है कि सब जो है वो इंडिया की बर्बरियत और इंडिया के जुल्म को हाईलाइट करते हैं और उसकी भरपूर मदामत करते हैं। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन गुज़िश्ता कई सालों से ये काम कर रही है। हमने इंडिया का वो भयानक चेहरा, आज पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है, जो काम हमने बहुत साल पहले शुरू किया था और बहुत हमारे दोस्त उससे पहले भी ये काम कर रहे थे, लेकिन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसका नारा ही पाकिस्तानियत है। यानी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान हमारी अकाई पाकिस्तान है, हमारी यूनिटी पाकिस्तान है। हम चाहे किसी इलाके से ताल्लुक रखते हो, किसी कौम से ताल्लुक रखते हो, पाकिस्तान के अंदर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन हम सब बेसिकली पाकिस्तानी। कश्मीर के हवाले से जो पर जाके कैंसिल तक कर दी गई थी, फिर हमें परमिशन लेनी पड़ी, लेकिन हमने वो भरपूर उसका मुजाहरा किया। यहाँ के पार्लियामेंट हाउस के सामने हमने प्रोटेस्ट किया है। यहाँ के प्रेसिडेंट हाउस यानी स्पेन के अंदर जो कतर एम्बेसी को खतूत लिखे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी क्योंकि वो हमारी एम्बेसी है, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट क्योंकि हमारी कॉन्सुलेट है, उनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हैं इस हवाले से। जो
कुछ भी ओवरऑल पैनोरामा चल रहा है कश्मीर के हवाले से। लेकिन आज 1 साल होने को आ गया, आज दुनिया सिविलाइज दुनिया है, 21वीं सदी है, 2020 चल रहा है। अगर इस दौर के अंदर हम हिटलर के दौर के जमाने की बातें करेंगे तो दुनिया तो उसको मायूब समझेगी। और ये बात, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो लोग, जिनके पास ना इंटरनेट की सर्विस है, ना बुनियादी सहूलियात हैं और कुछ भी उनका राइट नहीं है, तो अगर उनके प्रॉब्लम हम उजागर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज दुनिया इस बात को मान रही है। लास्ट टाइम जो तस्वीर आई है जिस बच्चे की, जो बच्चा वो डेड बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है, मेरा ख्याल से वो पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी है, वो एक रेवोल्यूशन के लिए काफी। उस तरह की तस्वीर से रेवोल्यूशन आ जाते हैं कौमों के दरमियान में। तो मेरा ख्याल से कश्मीर की आजादी, कश्मीर की खुद मुख्तारी, उसके लिए EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन एक कतरे का किरदार अदा कर रही है। हम सारा क्रेडिट नहीं लेते कि सारा क्रेडिट ही EU पाक फ्रेंडशिप, लेकिन जो हमने किया है वो मैं ये नहीं कहता कि वो सबसे ज्यादा है, लेकिन वो बहुत कुछ है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर अगर तमाम पार्लियामेंटेरियन को जमा कर लेना और उनके वाइस प्रेसिडेंट तक चले जाना और उनसे इंडिया को कंडेम करवाना कि यार इंडिया में बर्बरियत हो रही है, कश्मीर के अंदर बर्बरियत हो रही है, इंडिया जो है वो सिविलाइजेशन के नाम के ऊपर वहां पर जेनोसिडियो कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है वहां पर। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन अपने तमाम दोस्तों के साथ, चाहे वो किसी भी मुल्क में बैठे हुए हों और चाहे वो EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का हिस्सा हो या ना हिस्सा हो, लेकिन अगर वो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो हम उन्हें EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का मेंबर तस्वुर करते हैं। जी, EU पाक फेडरेशन का एक इजमाली खाका पेश कर रहे थे हमारे सामने कामरान खान साहब। तो मैं खालिद अब्बास साहब की तरफ बढ़ूँगा कि अभी चैप्टर की शुरुआत है, अभी बनाया गया है। आपकी आने वाले दिनों के अंदर क्या मसरूफियात हैं? जी शाह साहब। शाह साहब आवाज़ आ रही मुझे? शाह साहब आपको आवाज़ आ रही मेरी? शाह साहब आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही। जवाद आप किधर गए? जवाद चीमा साहब कहाँ हैं आप? जी हाँ साहब, आवाज़ मेरे ख्याल में नहीं आ रही शायद। अब मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, पहले आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी तो आ रही है, अभी डॉक्टर साहब की नहीं आ रही। डॉक्टर साहब की आपको आ रही है? फ्रेंडशिप फेडरेशन जी नहीं, डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। ब्रीफिंग दी है। हाँ, मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में, जिस वजह से जो है ना। नहीं, आपकी खान साहब की आवाज़ आ रही है, डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं मुझे आ रही है। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? क्योंकि हाँ साहब जब बीच में बोल रहे थे उस टाइम ही मेरे ख्याल में थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो, सब आपकी तो आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो वो मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ, हम तीनों दोस्तों की तो आपस में ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर साहब की तरफ से कोई मसला आ रहा है। आपको आ रही है डॉक्टर साहब की आवाज़? नहीं आ रही, वो मैसेज आ रहा है, वो स्क्रीन वो उधर से डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ आ रही है। जी, अभी कुछ हमारी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था प्रोग्राम के अंदर, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह कामरान खान साहब ने बात की कि EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के हवाले से उन्होंने एक अजमाली खाका हमारे सामने रखा, तो शाह साहब आपकी अभी शुरुआत हैं, अभी चंद दिन कबल आपका चैप्टर का इब्तिदा हुई है, तो आपके आने वाले दिनों के अंदर क्या प्रोग्रामात हैं, क्या किस तरह आप सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त जो प्रोग्राम में शामिल हैं, डॉक्टर साहब आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम देख रहे हैं कोई, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
अदा करूँगा हमारे चेयरमैन का, जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और अपने इस कारवां में शामिल किया। मेरी जब 24 साहब से ये हमारा मंशूर है, फेडरेशन क्या करना चाहती है, इसका एजेंडा क्या है, तो चौधरी साहब जी कि हमारी फेडरेशन का जो है वो सिर्फ ये बयान किया पाकिस्तान का उसका पॉजिटिव उसका तमाम जुड़े हुए जिससे हम सबसे बड़ा मसला हमारा मसला कश्मीर है, उसको कोई सवाल नहीं था, क्योंकि हमारी सबसे जो बड़ी पाकिस्तानी कौम की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमने फुकदान है, हम बैठे हैं बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम आज तक एक कौम नहीं बन सके। तो इतना पॉजिटिव काम कर रही हो जो पाकिस्तान को एक जगह पे इकट्ठा कर रही हो, यानी कि तमाम फिरकों जमातों से बाहर निकल कर सिर्फ पाकिस्तानी का दर्ज दे रही हो, तो उसको ज्वाइन करना मेरे लिए खुद फख्र की बात है। जहाँ पे हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, कश्मीर का जिक्र ना करें तो ये बहुत ज्यादती होगी। मैं सोशील के साथ यहाँ पे अटैच था पुर्तगाल में 2004 का पार्लियामेंट में पहले मेरे पास दूसरा प्लेटफॉर्म था यहाँ पे, उसके थ्रू मैं यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे इंडियन एम्बेसी के सामने भी, हम पार्लियामेंट के सामने भी बाकी दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पे काफी काम कर रहे हैं। तो ये पहले से ही हम इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से EU पाक फेडरेशन इसको लेके चल रही है ये ज़्यादा मौसर है, क्योंकि पहले हम सिर्फ पुर्तगाल के हद तक थे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज भी प्रोग्राम में हमारे बाकी दोस्त शामिल हैं, इटली, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम, फ्रांस, अब हमारी आवाज़ मुश्तरका पूरे यूरोप में गूंजती है। तो आप तरह की 5 इंडियन एम्बेसी लिस्बन के सामने हम परमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, ट्रेन चला रहे हैं ताकि जो भी भाई यहाँ पे क्या पुर्तगाल के अंदर वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हमारे साथ दें, ताकि क्या था होना और भयानक चेहरा हम दुनिया के सामने सके। लेकिन ये हमारे साथ ये जो सलूक किया जा रहा है दुनिया में कि पाकिस्तान के एक नेगेटिव जो चेहरा सामने लाया जा रहा है, अगर किसी को अकेला करना हो तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप उसको आइसोलेट करें। तो हमें दुनिया पे पाकिस्तान का एक के तौर पे पेश किया जाए ताकि हमसे दूर हो, जिसका फायदा हमारे दुश्मन को पहुंच सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसका जो इंडिया का जो भयानक चेहरा है हम दुनिया के सामने लेके आएंगे और दुनिया को इस मसले से उजागर करेंगे कि जिस तरह आज के दौर में, इतनी तरक्की के दौर में भी इस तरह का लॉकडाउन, इस तरह का बदतरीन लॉकडाउन कि जहाँ पे आपको खाने पीने की सहूलत मुयसर नहीं है, इंटरनेट जो आपको सहूलत है वो मुयसर नहीं है, टेलीफोन के कनेक्शन आपके बंद हैं, बच्चे आपके स्कूल नहीं जा सकते। तो अब तो दुनिया को चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अगर कोरोना के लॉकडाउन में ये सब चीज़ें हमें मुयसर हैं, सिर्फ हम सेल्फ डिस्टेंस पे आए हैं तो हमारी चीखें निकल गई हैं कि हमें रुकना पड़ गया, हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, ज़िंदगी का निज़ाम दरम बरम हो गया है। तो वहाँ पे तो कोई सहूलत मुयसर है ही नहीं, कि अब सबको एहसास करना पड़ेगा, आंखें बंद करके गुजारा नहीं होगा। और आपका और मेरा, हम सब का तो फर्ज बनता है कि इसको जिस प्लेटफॉर्म पे हम इसको उजागर कर सकते हैं करें, ताकि वहाँ पे जो इंडिया जो बर्बरियत और जुल्म कर रहे हैं उसकी दास्तान दुनिया के सामने आए। जी इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त को जो हमारा प्रोटेस्ट होगा, हम सब दोस्त वहाँ पे सफ़ेद शर्ट पहन के जाएं ताकि कंधे के ऊपर हम काली पट्टी बांधें और हर तरह से अपना इसमें हिस्सा डालें इस मसले को उजागर करने में। जी 5 अगस्त को आप एहतजाज करने जा रहे हैं भारतीय सफारतखाना के सामने लिस्बन में। जी मैं जवाद चीमा की तरफ आऊँगा। जो साहब आप इस दौरान स्पेन के अंदर जो EU पाक फेडरेशन का किरदार है उसको आप बहुत करीब से देखते रहे हैं। आप EU पाक फेडरेशन को किस नज़र से देख रहे हैं और इनके काम के हवाले से आप हमारे नाजरीन को
کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں آپ نے ان کو موقع دیا کہ وہ اپنا موقف بیان کریں. ڈاکٹر صاحب ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن چیپٹر اسپین جو ہے اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور میں خود ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کے پروگرامز میں باقاعدہ شرکت کی ہے. مجھے ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا جو سب سے خوبصورت پہلو نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکائی جو ہے وہ پاکستان ہے. ان کی وابستگی پاکستان سے کسی جماعت سے نہیں ہے. ان کا جو سب سے خوبصورت نعرہ جو مجھے محسوس ہوا, جو مجھے لگا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہماری کوئی جماعت نہیں ہے, ہم ہمیشہ پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے. باقی کشمیر کے حوالے سے ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن نے جتنے بھی احتجاج کیے, جتنے بھی پروگرام کیے, وہ لائق تحسین ہے, قابل تحسین ہے. انڈین ایمبیسی کے سامنے, رملہ روال کے سامنے, پلاسا کاتالونیا کے سامنے, پلاسا سانت ہیمے کے سامنے, یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان سب میں ان جو فیڈریشن کے دوست ہیں اور ان کے ساتھی ہیں, انہوں نے انڈیا کا بیانک چہرہ جو ہے وہ اسپینش ہسپانوی عوام جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا اور یہاں کے لوکل اتھارٹیز کو بتایا کہ مسئلہ کشمیر اصل میں ہے کیا. اس سے پہلے تو جو یہاں کے لوکل بندے تھے, جو یہاں کی لوکل کمیونٹی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے ہی کیا. میں اس لحاظ سے ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کو راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر اجاگر کیا اور گلی محلہ کے جو عام اسپینش لوگ تھے ان کو بتایا کہ دیکھیں کہ بھارت ادھر یہ ظلم و ستم کر رہا ہے اور وہ ایک الگ ریاست ہے, وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے. اس سے پہلے تو یہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کشمیر بھارت کا ہی حصہ ہے, لیکن اس کا سہرا یہ ہماری فیڈریشن کے دوستوں کو جاتا ہے جنہوں نے یہاں کے عوام کو اویئرنیس دی, بتایا, پمفلٹ بانٹے, لٹریچر بانٹا کہ کشمیر پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس میں مسئلہ کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی مسئلہ کیا ہے اور کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو جس طرح ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن نے اسپین کے اندر اجاگر کیا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے. تو میں بڑھوں گا کامران خان صاحب کی طرف. کامران خان صاحب بتائیے گا کہ 5 اگست کو 1 سال ہونے کو آ رہا ہے جو اسپین جو مقبوضہ کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن لگایا بھارتی حکومت نے, جبکہ اسپین کے اندر ہم نے 3 ماہ کا 3.5 ماہ کا لاک ڈاؤن دیکھا اور 3 ماہ کے اندر 3.5 ماہ کے اندر ہمیں تمام سہولیات بھی موجود تھی ہمارے پاس, کھانے پینے کی, ادویات کی, جو روزمرہ زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ ساری ہمیں موجود تھی ہمارے پاس. جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے. وہاں پر میڈیسن, بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء, اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے کہ اس کی تدفین کا بھی مسئلہ ہے. تو آپ ان دونوں لاک ڈاؤنز کے اندر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ انسانی جو حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انسانی حقوق کی جو تنظیمات ہیں اور جو بھی اس کے علمبردار ہیں, مجھے تو کوئی عار نہیں ہے یہ کہنے میں کہ شرم سے ڈوب مریں. مطلب یہ جو بڑے نام نہاد ادارے ہیں, یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, جو ایک چھوٹی سی چیز کو دنیا میں ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ ان کو یہ زیادتی نظر نہیں آ رہی. یعنی آج جو کشمیر کی صورتحال ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ صدی کی بدترین, اس صدی کی کیا, اگر ہم پچھلی صدی میں چلے جائیں, چلے ادھر تو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی, لیکن اس صدی کی میرا خیال سے سب سے بدترین سچویشن ہے یہ. ایک طرف آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, دوسری طرف آپ نے مطلب لاک ڈاؤن بنیادی سہولیات کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی چیز کو بند کرنا ہے تو کم از کم ان کی جو بیسک ضروریات زندگی ہیں وہ تو آپ ان کو پہنچائیں, اور اس میں اندر اگر کچھ نہیں بھی دے سکتے ہیں تو جینے اور مرنے کا حق تو دیں. یعنی جینے کی صورت میں کھانا دیں اور مرنے کی صورت میں قبرستان کا بندوبست کریں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا, اور پوری دنیا کے اندر جو آواز بڑھتی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ اگر یورپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے, یورپ کے اندر ہماری آواز, آپ کی آواز موجود ہے, ہمارے بہت سارے لوگوں کی آواز موجود ہے, فیڈریشن کا پورا پلیٹ فارم موجود ہے, ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو چیز کے خطاب کر رہا ہے. جو بھارت کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہا ہے اس کی تو تاریخ اس صدی میں نہیں ملتی ہمیں. یہ جو صدی شروع ہوئی ہے اس میں تو اس طریقہ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جو اسپین کی صورتحال رہی, جو یورپ میں لاک ڈاؤن ہوا, ڈاکٹر صاحب یورپ کا لاک ڈاؤن نے ہمیں, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے گڑگڑا کے جو ہے نا وہ دعا نہ مانگی ہو, اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ نہ مانگی ہو,
تو ہمیں سب کچھ یاد آ گیا، جبکہ ہمارے پاس گوشت، سبزی، دالیں، ضروریات زندگی کا ہر سامان میسر تھا، انٹرنیٹ کی سروس، پاکستان ٹیلی فون پہ بات چیت لوگوں کے، اور جو لوگ یہاں پر بیسک زندگی گزار رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو اس کے باوجود بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارا جیسے گلا گھونٹ دیا ہو کسی نے، ہمیں بیزارگی ہونا شروع ہو گئی، ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا صرف اس 2 مہینے 20 دن کے اندر. تو آپ تصور کریں 2 مہینے 20 دن کا یہ والا لاک ڈاؤن اور 1 سال کا پورا وہ والا لاک ڈاؤن جو واقعی میں لاک ڈاؤن ہے، یعنی 100% بند کیا ہے. تو اس کے اوپر ہم یہی کہیں گے کہ اس کے اوپر آپ جو تنظیمات موجود ہیں، جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں یہاں پر یورپ میں پوری دنیا کے اندر، ان کو چاہیے کہ اس کا تجزیہ کریں اور اس کے اوپر جو فائنڈنگز ہیں وہ دیں. ہم نے تو کوشش کری ہے یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے، ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے پورا ایک چارٹ پیش کیا ہے، یورپین پارلیمنٹ کے تمام ممبرز کو آن بورڈ لیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اتھارٹی تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب، ہم فیڈریشن اور ایسوسیشن اتھارٹیز تو نہیں ہوتی ہے، تو آواز ہوتی ہیں، اور وہ آواز ہم بنتے ہیں اور وہ آواز ہم اٹھا رہے ہیں، وہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے. جی شاہ صاحب، یہ آواز جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ اتھینٹک تو نہیں ہے کہ ہم کوئی اس پہ فیصلہ لے سکیں، لیکن جس طرح چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب نے یورپین پارلیمنٹ کے اندر 15 MPs کے جو دستخط شدہ ایک لیٹر دیا ہے، اس روشنی میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کام کشمیری عوام کے لیے کس حد تک مفید ہے؟ جی میں اس خط کی جتنی تعریف ہے وہ کم ہوگی. تو بہت اچھا چیئرمین صاحب کا ایک بڑا مثبت اور پازیٹیو ایک سٹیپ تھا. اسے صرف یورپی یونین پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ پاکستان گورنمنٹ نے بڑا سراہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بڑا اس خط کا چرچا ہے. اس طرح کے اقدامات سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. جب تک آپ دنیا کو بتائیں گے نہیں کہ اصلی مسئلہ ہے کیا، تو اس پہ ڈسکشن نہیں ہوگی. اب باہر دنیا کو، ہمیں پاکستانیوں کو تو پتہ ہے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، لیکن یورپی یونین اور اس کے علاوہ باقی دنیا کو، عام پبلک کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. لیکن جب ان کی یہاں کے لوکل پارلیمنٹس میں جن کی بحث ہوتی ہے، اس کے اوپر نیوز میں آتا ہے، پھر ان لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ چلتا ہے. جیسے آپ کا بھی ریسنٹلی وزٹ تھا پرتگال کا، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک پرتگیش لیڈی ہیں آئدہ ماریا، وہ ہماری فیڈریشن کے یہاں پہ ایگزیکٹو ممبر بنی ہیں. تو مجھے کل شام کو میں نے ملی ہیں، مجھے ان کو میں نے کافی سارا مواد دیا ہے جو کہ لوکل کمیونٹی میں، جو کہ میں اور آپ نہیں پلا سکتے، وہ لوکل ہیں یہاں کی، وہ یہاں کی کمیونٹی میں سے ہیں. تو وہ جس طرح اپنے دوستوں کو یا اپنی فیملیز کو یہاں پہ کنونس کر سکتی ہیں اور اس مسئلے سے اجاگر کر سکتی ہیں، اور آپ اور میں نہیں کر سکتے. تو اس لیے جوئی صاحب کا جو خط ہے یہ بہت مثبت ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اگلے نیکسٹ ویک میں خود یہاں کی پارلیمنٹ میں ایک لیٹر اسی طرح کا اپنی فیڈریشن کی طرف سے، جوئی صاحب کی طرف سے انشاءاللہ لے کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ بہت مثبت اور اچھا کام ہوگا. پہلے بھی اس فروری کو 5 فروری کو ہم ایک باقی تنظیموں کے ساتھ مل کے، میں بھی ان کا حصہ تھا، ہم پرتگیش پارلیمنٹ میں قرارداد دے چکے ہیں. جی خان صاحب، پورے یورپ کے اندر یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور پاکستانیت کے حوالے سے اگر مشکل کوئی وقت آتا ہے تو جو اس ملک کے اندر پاکستان کے ادارے ہیں، سفارت خانہ ہے، قونصل خانہ ہے، وہ پیچھے رہتے ہوئے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے بہت سارا کام کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسپین کے اندر یہ ادارے اس طرح کام کر رہے ہیں جو سفارتکاری ہونی چاہیے، بیک ڈور پر وہ سفارتکاری ہو رہی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سفارتکاری ہو رہی ہے، بلکہ وہ سفارتکاری تو بالکل نہیں ہو رہی. البتہ یہ ہے کہ جو یہاں پر جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جو کونسلیٹ کے اندر ہمارے محترم عزت مآب کونسل جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بعض ٹائم جو ہے نا وہ ایک پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، ایک پروگرام میں شرکت نہیں کرتے ہیں. مطلب بالکل کوئی سپورٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی حوالے سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو اگر ہم کشمیر کے حوالے سے کوئی پروگرام کرتے ہیں تو وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، وہ کشمیر کے پرابلمز کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے. اور اس طرح آپ دیکھ لیں کہ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن نے جتنے بھی ان کو پروگرام کی دعوت دی ہے، اس پروگرام میں انہوں نے شرکت نہیں کری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، جب ہم وجہ تو بتاتے ہوں گے نا کہ آپ کے پروگرام میں کیوں شرکت نہیں کرتے. آپ صدر ہیں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے، آپ پراپر دعوت دیتے ہیں انہیں. ڈاکٹر صاحب ان کو ہمیشہ دعوت دی گئی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو کشمیر کے، آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ یہاں آئے تھے ہمارے پاس. EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن نے انہیں ہوسٹ کیا تھا. آپ نے اس تمام معاملے کو کور کیا ہے، جواد چیمہ نے کور کیا ہے. تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہم نے ان کی تمام پارلیمنٹیرین کو بلا کے میٹنگ کروائی تھی. اس کے اندر جو یہاں کے کونسل جنرل تھے اس ٹائم کے، مراد صاحب جنجوا صاحب، وہ وہاں پر ہمارے ساتھ 101% آن بورڈ تھے تمام معاملات کے اندر. اور ہم نے یہاں کے پارلیمنٹری اتنا
टफ उनका शेड्यूल था पार्लियामेंट, क्योंकि उस दौरान कुछ पार्लियामेंट की छुट्टी थी, तो जो पार्लियामेंट हमने उनको पर्सनल दावत पे बुला लिया था यहाँ पर रेस्टोरेंट के ऊपर, वहां हमने एक प्रोग्राम किया था, क्योंकि बहुत कम टाइम था और वहां पर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, मुझे उस टाइम का याद नहीं आ रहा कि क्या मामला था, लेकिन हम उनको लेकर आए थे। उसके अलावा कॉन्सुलेट से हमारी हमेशा कंसल्टिंग रही है इस मामले के ऊपर। और आप देखें कि पिछली दफे जो फेडरेशन ने जो प्रोग्राम किया था, स्पेन की जो फेडरेशन जिसके साकिब ताहिर साहब सदर हैं, उसके प्रोग्राम में कौंसिल जनरल साहब ने शिरकत नहीं करी थी, ये कह के कि वो पब्लिक प्लेस का प्रोग्राम है। उसके बाद जब थोड़े दिन के बाद यहाँ पे कश्मीर के हवाले से एक प्रोग्राम हुआ जो राजा मुख्तार अहमद सोनी साहब ने किया था रामला रवाल के ऊपर, उसमें कौंसिल जनरल ने शिरकत करी थी। यानी 7 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम होते हैं और एक में वो ये कह के शिरकत नहीं कर रहे कि यार ये पब्लिक प्लेस है, और दूसरे के अंदर ये शिरकत वो कर रहे हैं। तो हमारे किसी प्रोग्राम की वजह क्या हो सकती है? हाँ साहब, पसंद नापसंद की वजह क्या हो सकती है कि वो आप लोगों के प्रोग्राम में या साकिब ताहिर साहब के पाक फेडरेशन स्पेन एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है उसमें नहीं आते और एक एसोसिएशन के प्रोग्राम में आते हैं, तो ये वजह क्या है, क्यों तफरीक है? डॉक्टर साहब, पसंद नापसंद की बुनियाद है ये मैं देखें, कोई चीज अगर आपको पसंद है और कोई चीज नापसंद है, इसका तो मैं अपना तो पसंद नापसंद में नहीं आता, शख्सियत तो आ सकती है, मसला कश्मीर नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, मैं यही बात कर रहा हूं कि हमने हमेशा ये बात करी है कि जो लोग अगर हमें पर्सनल लाइक करते हो या ना लाइक करते हो, यानी मैं अपनी मिसाल देता हूं, एज ए कामरान खान अगर कोई मुझे लाइक करता है या नहीं लाइक करता है ये एक अलग मैटर है, लेकिन कश्मीर के हवाले से जो प्रोग्राम होगा उसमें कामरान खान जो सदर होगा वो सबके लिए इक्वल होगा, यानी जो लोग भी वहां पे शिरकत करेंगे वो कश्मीर के लिए शिरकत करेंगे, वो कामरान खान के लिए शिरकत नहीं करेंगे, ये EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के लिए शिरकत नहीं करेंगे। हम तो बीच में वसीला हैं, हम वो पुल हैं जो हमको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप सब आएं और कश्मीर के मसले को उजागर करें। अगर इस बुनियाद के ऊपर पसंद और नापसंद किया जाता है और ये हमें बताया जाता है कि ये लोग हैं जो कश्मीर के हकीकी मसाइल को उजागर कर रहे हैं और ये लोग जो हैं ये पैसे लेकर काम कर रहे हैं, तो यार इस तरह के मामलात तो फिर मामलात उलझाते हैं ना। मैं उस बात को मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये वर्बल बातें हैं, इसके कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं है किसी के पास, ये माजी में हुई है और खत्म हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं, अगर मेरी बात को आप चेक करना चाहते हैं तो EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के किसी भी प्रोग्राम को देख लें, इन काउंसिल जनरल साहब, ये जो आज की तारीख में चौधरी इमरान अली साहब इस एक्सीलेंसी अगर यहाँ जो मौजूद हैं, उन्होंने शिरकत नहीं करी है, जबकि हमारे जो पहले काउंसिल जनरल थे अगर वो मुश्तरका कोई प्रोग्राम होता था तो वो शिरकत करते थे, या फिर वो किसी के प्रोग्राम में ये शिरकत नहीं करते थे कि ये हमें सिफारती मामलात के अंदर कोई हद बंदी है कि हम इस लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते, वो फिर विजिबल था। जी बिल्कुल, लिमिट्स हैं, जबकि कम्युनिटी की कोई लिमिट्स नहीं है, जबकि सरकारी अदारों की लिमिट्स होती हैं। जवाद, आप बताइएगा कि जो सरकारी अदारे यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान के काम कर रहे हैं, उनकी जो सफारतकारी है वो किस हद तक है, और मसला कश्मीर पर क्या उन्हें कम्युनिटी के शाना बिशाना खड़ा होना भी चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए? अगर कोई एसोसिएशन फेडरेशन कोई काम कर रही है तो उनके प्रोग्राम में आना कोई लाजमी है? जी डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने अपनी गुज़श्ता गुफ्तगू में अर्ज किया कि मुझे EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन की जो सबसे खूबसूरत बात नज़र आती है वो पाकिस्तान का नारा है कि वो तमाम सियासी वाबस्तगियों से पीछे हट के वो कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान है, और उसके बाद जब वो नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के लिए जद्दोजहद करते हैं, तो फिर हम शख्सियात के को सामने मद्देनजर नहीं रख सकते कि EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन में शख्सियत कौन है और पसंद क्या है और नापसंद क्या है। जब कोई भी तंजीम या कोई भी फेडरेशन जो है कश्मीर या पाकिस्तान का नारा लगाती है तो हम सबको तमाम वाबस्तगियों को पसे पुश डालकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो क्योंकि पाकिस्तान की सबसे हायर अथॉरिटीज किसी भी मुल्क में मौजूद होती है, एम्बेसडर और काउंसलर जनरल साहब, तो ये उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी फेडरेशन या कोई भी तंजीम जो है पाकिस्तान और कश्मीर का नारा लगाए और उसके लिए कोशिश करे, तो वो इस चीज को ना सोचे कि नारा लगाया किसने है, सोचे ये कि नारा लगा क्या है। अगर पाकिस्तान का नारा कोई भी तंजीम या कोई भी फेडरेशन लगाती है तो हमारी कौंसलेट को और एम्बेसी को उनके शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए और हर तरह की अखलाकी और जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। अगर काउंसलर जनरल साहब जो अगर शख्सियात को सामने रखकर और अपनी पसंद या नापसंद की वजह से किसी भी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते, तो मेरे ख्याल में ये उनके जो सफारती आदाब है उनकी खिलाफ वर्जी है।
किसी भी सफारतकार को ये चीज जेब नहीं देती कि वो शख्सियत के साथ इख्तलाफ रखे, क्यों कि वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। और कोई भी तंजीम या फेडरेशन जो है जो पाकिस्तान का नारा लगाए, कश्मीर का नारा लगाए, तो उनको तमाम चीजें भूल कर उस तंजीम और फेडरेशन के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमने गुज़श्ता जो माजी में देखा है, ऐसी सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। हमारी जो कौंसलेट है उसने हमेशा जो अपने पसंदीदा शख्सियात हैं उनके प्रोग्राम में तो शिरकत की है, लेकिन जो इनका उनके साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ राय हुआ है या उनके साथ थोड़ा सा मिजाज नहीं मिला, उनके प्रोग्राम में वो शिरकत नहीं की। तो मैं तो यहाँ कहूँगा कि शायद उनके लिए कश्मीर इम्पोर्टेंट नहीं है, शख्सियत इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा उनको अपना मिजाज जो है और अपना रवैया चेंज करना होगा। कि मैं ये नहीं कहता कि वो EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्रोग्राम में आए, मैं कहता हूँ कि कोई भी तंजीम या कोई भी फेडरेशन जब कश्मीर का नारा लगाए, पाकिस्तान का नारा लगाए, तो हमारी कौंसलेट को, हमारी एम्बेसी को अपना 100% उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का नारा हो या मसला कश्मीर के हवाले से आवाज़ बुलंद की जा रही हो तो शख्सियात को नहीं, उस काज को देख के आगे बढ़ना चाहिए। शाह साहब, आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? आपके पास तो लिस्बन में सफारत खाना है और वहाँ पर जो सफ़ीर मोहतरम हैं वो सफारतकारी के साथ साथ कम्युनिटी मामलात में आप लोगों को इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो एम्बेसडर हैं एक्सीलेंसी जनाब जुवैद जलील खटक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही नफीस इंसान हैं और हर तरह से वो कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। ख़ास तौर पे मसला कश्मीर को उजागर करने पे जब से वो आए हैं उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। अब जैसे ही हमारी यहाँ पे EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन चैप्टर पुर्तगाल की यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी अनाउंस हुई है, उसके बाद हमारी वहाँ पे एम्बेसी के साथ मुलाकात हुई मेरी पूरी टीम के साथ, और उन्होंने यकीन दिलाया कि हर प्लेटफॉर्म पर अपनी हदूद में रहते हुए हर तरह से हमारे साथ खड़े हैं और हमें मुकम्मल तावन और सपोर्ट करेंगे। जी, मुकम्मल तावन और सपोर्ट जो है वो हासिल है लिस्बन में सफारत खाना पाकिस्तान की जानब से, और बैकडोर जो डिप्लोमेसी होती है उसमें भी वो काम कर रहे हैं। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। आज का हमारा प्रोग्राम है EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और मसला कश्मीर अगस्त के अंदर जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं उस हवाले से उनका लाहे अमल और उनको दरपेश मुश्किलात। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन कामरान खान साहब, जंग जियो की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे जवाद चीमा साहब, और सैयद खालिद अब्बास शाह साहब हैं पुर्तगाल से EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर हैं। हम जानना चाहेंगे बढ़ूँगा खान साहब की तरफ। कामरान खान साहब, 5 अगस्त को साल मुकम्मल होने जा रहा है, EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन क्या लाहा अमल है? डॉक्टर साहब, जिस तरह तमाम चैप्टर्स इसमें प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं उस तरह हम भी जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ का जो हम फेज 3 में हैं इस टाइम, यानी बार्सिलोना को, मैं अपने दोस्तों को, देखने वालों को बताऊं कि बार्सिलोना को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना ओपन हुए हैं, यानी फेज 1 में आए हैं, फेज 2 में आए, फेज 3 में आए, तो हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन का सामना है। अगर हम परमिशन लेते हैं, परमिशन के बाद हमें वहां पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, सही है, एक स्पेसिफिक तादाद देनी पड़ेगी। यानी अगर हम 300 बंदों की परमिशन लेते हैं तो वो 300 बंदों की परमिशन को आप 70 बंदा परमिशन कैलकुलेट करें, और उस 70 के दरमियान में भी हमने फासले रखने हैं सारा, तो वो SOPs को जो है हमें मुकम्मल फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ जो है वो हमारी उन लोगों से बातचीत चल रही है, देखें क्या उसका जो भी फाइनल आता है। प्रोटेस्ट तो डॉक्टर साहब जो 5 अगस्त का वाकया है, इसके ऊपर अगर प्रोटेस्ट करना चाहे ना तो इसके ऊपर 5 अगस्त नहीं, इसको ऊपर 5 अगस्त से प्रोटेस्ट करना शुरू करें तो 15 अगस्त तक वो इंडिया का जो आज़ादी का दिन है सो कॉल्ड, उसके ऊपर यौम सियाह हमें मनाना चाहिए। हमें 10 दिन का प्रोटेस्ट और 10 दिन का सोग एज ए पाकिस्तानी कौम और एज ए इंटरनेशनल दुनिया का दर्द रखने वाले, हम यहाँ दर्द रखते हैं ना। दुनिया, अगर पेरिस में धमाका होता है तो हम मोमबत्ती जलाते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई झूला टूट जाता है तो हम वो करते हैं, पाकिस्तान में किसी चर्च पे हमला होता है तो हमने उसके ऊपर जाके यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है कि इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं वो दहशतगर्द जो मस्जिद में है, मंदिर में है, जो भी है, तो हमने अगर पूरी दुनिया के अंदर जो भी वाकया होता है तो हम यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं उसके हवाले से एज ए सिलाई, क्योंकि पाकिस्तान का कैरेक्टर है, पाकिस्तानियों का कैरेक्टर है ये। हम अक़लियतों के नुमाइंदे हैं, हम दुनिया के अंदर अमन के अलंबरदार हैं, हम दुनिया के अंदर इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं। तो इस हवाले से ये जो रिसेंट वाकया है जिसके ऊपर हमारा प्रोग्राम हो रहा है, मैं चाहता हूं कि हम एज ए
EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन, हम पूरे यूरोप के अंदर इस दिन पे प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी परमिशन के हवाले से बातचीत चल रही है, SOPs के हवाले से बातचीत चल रही है। जो भी सूरत हाल होगी वो तमाम लोगों के सामने रखेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे बेहतर मशवरा मांगेंगे और ये प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम इन 10 दिन को, जो 5 अगस्त से शुरू हो रहा है और 15 अगस्त तक, इसको यौम सिहा के तौर पे मनाए, हाथ पे पट्टी बांध ले अलामती तौर पे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने दिल में, अपनी फेसबुक के ऊपर एक स्पेनिश का जुमला, अगर पुर्तगाल में है तो एक पुर्तगीज का जुमला, ये कंडेम करें इस बात के ऊपर कि ये जो कुछ हो रहा है ये इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। जी जवाद, आप क्या कहेंगे? खान साहब ने जो तजवीज़ रखी है कि 5 अगस्त से 15 अगस्त तक यौम सियाह के तौर पर हर रोज़ मनाया जाए, आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं खान साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें सिर्फ एक दिन के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि खान साहब ने तो कहा है कि जो एक 10 दिन के लिए, हमें तो 5 अगस्त से शुरू हो के और तब तक प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए जब तक इंडिया कश्मीर से कर्फ्यू खत्म नहीं कर देता, लॉकडाउन खत्म नहीं कर देता। क्यों कि हम जो ओवरसीज हैं, हम अपनी आवाज कश्मीर के लिए बुलंद करें और अक़वाम मुत्तहिदा और हायर अथॉरिटीज जो हैं, जो दुनिया के फैसले करती है, हम उन तक आवाज पहुंचाएं कि कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है। आपके यहाँ कोरोना वायरस के जो आपने सो कॉल्ड अपने आप को महजब और जदीद दुनिया कहती है, उनमें जो अब कोरोना वायरस हुआ है और लॉकडाउन हुआ है तो लोगों को पता चल गया कि घर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसी जगह जहाँ लॉकडाउन है और बेसिक जरूरियात जिंदगी भी नहीं है, तो लोगों को घरों से बाहर जाने की पाबंदी है, तो फिर वहाँ लोगों की क्या सूरत हाल होगी, जहाँ पे लोगों को खाने पीने की बिल्कुल सहूलत मैसर दी है। तो इसलिए हमें 5 अगस्त से शुरू होके ऑनवर्ड एहतजाज करते ही रहना चाहिए और जब तक कश्मीर इंडिया जो है चीमा साहब, हमें एहतजाज करते रहना चाहिए। हमारे अंदर इतना स्टेमिना है, अगर हम कोई भी एहतजाज का ऐलान करता है तो हम तो इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करते, तो किस तरह हम चलेंगे आगे? देखें, जब हमें अपने हिस्से का जो दिया है ना वो जलाते रहना चाहिए। हमारे साथ कौन है कौन नहीं है ये उसकी नीयत है। हम तो कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और कश्मीर में आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर लोग या हमारे साथी चाहते हैं कि कश्मीर में लॉकडाउन खत्म हो, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी नसीब हो, तो उनको चाहिए कि वो हमारे हाथों में हाथ डालें, हमारे साथ खड़े हों और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और अपनी यकजहती का मुजाहरा करें। अगर वो हमारे साथ नहीं चलते तो इसका मतलब है कि वो कश्मीर के लिए बस वो शख्सियत की वजह से ही वो कश्मीर उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, शख्सियत उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं इससे अपने गुज़श्ता में कह चुका हूँ कि शख्सियत सामने नहीं रखना चाहिए और को कश्मीर सामने रखना चाहिए। पाकिस्तान को का नारा जो बुलंद करे उसके साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी बंदा हो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जो भी बुलंद करे, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जी डॉक्टर शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल होता है अमेरिका के अंदर, लोग सड़कों पर निकल आते हैं और कई दिन तक एहतजाज होता है, वहाँ पर उस एहतजाजी मुजाहरे को रोकने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा दुनिया में कहीं भी अगर कोई इस तरह का मसला होता है तो लोग निकलते हैं, लेकिन कश्मीर के लॉकडाउन पर लोग बाहर नहीं आए। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने कि अमेरिका के अंदर एक स्याह फार्म के, वो भी उनकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी वजह से एक बंदे की जान जाती है और पूरे अमेरिका जैसी इतनी बड़ी ताकत में पूरी उसके जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे आग लग जाती है, दुनिया बाहर रोड्स पे निकल आती है, हर चीज़ वहाँ पे उनके लिए, यानी कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ये यूरोप की अगर आप मिसाल लें, यहाँ पे मैं तो कहता हूँ इंसान दूर की बात, अगर यहाँ पे कुत्ता मर जाता है, एक बिल्ली रोड पे मर जाती है, तो ये इतने सब परेशान हो जाते हैं कि आप देखें कि आपको लगेगा कि वाकई ये इतने एहसास हैं कि उसका दर्द ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मेरे लिए वाकई ये सोचने से बिल्कुल मैं आ रही हूँ कि ऐसी कौमें, जब इतना बड़ा जुल्म सितम 1947 से लेकर आज तक, कोई एक ऐसा दिन नहीं होगा कि हमारे बहन या भाई वहाँ पे अपनी जान का नजराना पेश न करें। और एक पूरी दुनिया इस पर बिल्कुल सोई हुई है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि आपको जैसे पता है कि वहाँ पे इंडिया के ये लॉकडाउन तो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन कई सालों से वहाँ पे कोई मुबस्सर, कोई सहाफ़ी, कोई एनालिस्ट इंटरनेशनल वहाँ पे नहीं जा सकता ताकि वो जाके वहाँ पे असली सूरत हाल का जो मुआयना कर सके। लेकिन इसके ऊपर इनको आंखें खोलनी चाहिए
कि कौम मुत्तहिदा से मैं अपील करूंगा कि इनकी अपनी मंजूर शुदा करारदादों के ऊपर ये अमल नहीं करा सकते तो दुनिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? दुनिया पे अमल कायम करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा अगर ये अपनी ही चीज़ों से पीछे हटते जाएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे खान साहब ने भी बात की, मैं इनकी बात की बिल्कुल मुकम्मल तायद करता हूँ कि हमें बैठना नहीं है। जब तक हम कश्मीर में आज़ादी का सूरज देख लेते इंशाल्लाह हमारी जदोजहद इसी तरह जारी रहेगी। उसमें तरीका चेंज हो सकता है लेकिन हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो अपना, जैसे कि अभी चीमा साहब ने कहा कि अपने हिस्से का दिया हमने फ़र्ज समझ के चलाना है। समझ के हमने ये नहीं देखना कि हमारे साथ को खड़ा है तो नहीं खड़ा। ये दुनिया के तरीके उठा के देखने, जिसने पॉजिटिव काम किया है दुनिया उसके खिलाफ हुई है, उसके साथ खड़ी नहीं हुई। इसलिए हमने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। हमारा जो फेडरेशन का जो हमारा जो मंशूर है उसे लेके इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह चलते रहेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक हम कश्मीर के अंदर आज़ादी का सूरज इंशाल्लाह देख नहीं लेते। जब तक आज़ादी का सूरज तलू होता हम देख नहीं लेते, इस जद्दोजहद को जारी रहना चाहिए। परवेज़ इकबाल लोसर साहब जो चेयरमैन है EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के, उनके हवाले से ये है कि जिन जिन ममालिक के अंदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन मौजूद है वहाँ की जो मकामी सियासी जमातें हैं उनके जो मेंबरान हैं उनसे रवाबत बढ़ाए जाएँ। खान साहब आपकी तरफ आऊँगा कि स्पेन के अंदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन मकामी सियासी जमातों के साथ किस तरह के रवाबत रखती है और वो जमातें मसला कश्मीर को किस हद तक आगे लेकर जा रही हैं? डॉक्टर साहब, स्पेन के अंदर जो स्पेन की सियासी जमातें हैं वो यकीनन इस बात का उनको अंदाज़ा है कि कश्मीर की सूरत हाल क्या है। मैं यहाँ पर एक बात को हमेशा अपने दोस्तों के दरमियान में एक बात करता हूँ कि जो बंदा भी यहाँ पर जिस पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यहाँ मीटिंग करी, तमाम, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके साथ हमारी बातचीत ना हुई है, और अगर नहीं हुई है तो उनके एजेंडे में ये शामिल नहीं है कि वो कश्मीर के मौजू पे बात करें, क्योंकि यहाँ की कुछ मुकामी पॉलिटिक्स है, क्योंकि यहाँ एक अलहदगी की तारीख भी चल रही है, वो एक दूसरा टॉपिक है, वो लंबी बात हो जाएगी। तो अगर किसी पार्टी के ये एजेंडे में ही शामिल नहीं है कि वो कश्मीर के मैटर को सुने, और उसमें भी हम कसूरवार हैं, अगर अमेरिका के अंदर कोई वाकया होता है और उसका प्रोटेस्ट मैड्रिड में होता है, बार्सिलोना में होता है और वो वायलेंट हो जाता है, तो अगर हम ये कहें कि यार हम इंपोर्ट कर रहे हैं वायलेंस को यहाँ पर और दूसरी जगहों को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करते हैं या इंडिया के खिलाफ हम बात करते हैं तो लोग अक्सर ये बात करते हैं यार आप यहाँ का मुकामी जो अमन है, जो हमआहंगी है, उसको खराब कर रहे हैं। नहीं, हमारा ये कभी भी मैटर नहीं रहा। मेरे अपने इंडिया के दोस्त हैं बहुत सारे, आई लाइक बहुत सारे उनकी बातें, उनके कस्टुमरे, जो उनके कस्टम्स हैं, उनके जो खाने हैं, हम लाइक करते हैं, हमारी उनके साथ डिबेट चलती है, बातचीत चलती है, लेकिन वो भी हमारी इस बात पे एग्री करते हैं कि जो कुछ कश्मीर में इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं, जो इंडिया की फौज कर रही है, उसके ऊपर उनको कंडेम करना चाहिए। उसी हवाले से आपका सवाल है कि हमारी जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ हमारी क्या रवाबित है, उनके साथ हमने 1 by 1 सारी मीटिंग करी है। कश्मीर के जो प्रेसिडेंट आए थे उनको बिल्कुल आमने सामने बैठा, क्योंकि मैं उसमें खुद ही ट्रांसलेटर था, मैं खुद ही इसको ट्रांसलेट कर रहा था, तो इसलिए मुझे तमाम सूरत-ए-हाल का अंदाजा है कि कश्मीर के जो सदर थे उन्होंने क्या सवाल उनसे पूछे और पार्लियामेंटेरियन किन बातों को जानना चाहते थे। यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा कि जिस तरह आपने कहा है कि मैं उसमें ट्रांसलेटर था, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो मसला कश्मीर पर उनका मौक़िफ़ है, यहाँ जो हमारे सरकारी अदारे हैं उस मौक़िफ़ को यहाँ की सियासी जमातों के सामने उस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे डॉक्टर साहब। मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है। देखिए, मैं एक मिनट के अंदर बड़ी मुख्तसर सी आपको बात बताता हूं। जब वो प्रेसिडेंट यहाँ पर आए ना, हमने 2 मुख्तलिफ, एक तो सरवर साहब आए थे यहाँ पर, सही है, गवर्नर साहब, सरवर साहब का भी हमने विजिट करवाया। उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान के गवर्नर आए, उनका भी हमने विजिट करवाया। लेकिन ये जो कश्मीर के सदर थे ना, इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात करी। इन्होंने वहां पर उन पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि जी हमें अंदाजा होता है कि ऐसा होगा, हमें अंदाजा होता है कि ऐसा हुआ होगा, हमें अंदाजा हो रहा है कि ऐसा होता होगा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप एक अपना पूरा डेलीगेशन बनाएं स्पेन के अंदर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का वो पार्लियामेंटेरियन हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको हमारी कॉन्सुलेट और एम्बेसी से रब्ता करवाएं। हम उनको ऑफिशियल इन्विटेशन देते हैं कि वो कश्मीर के अंदर आएं और उस बॉर्डर तक जाएं जहां जो बॉर्डर इंडिया को लग रहा है, और ये विजिट करके आप वापस जाएं। और सेम यही बात आप इंडिया की एम्बेसी से करें कि उनको भी आप बॉर्डर के उस कोने तक लेकर आएं जिस कोने पे वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक आए थे। अगर वो राजी हो जाएं तो उसके बाद जो फैसला यूरोपियन पार्लियामेंट करेगी हम उसे मान लेंगे। ये बहुत बड़ा दावा था, ये बहुत बड़ा दावा था हमारे प्रेसिडेंट कश्मीर का, आजाद कश्मीर का। खान साहब, इस पर आगे बात बढ़ी फिर? इसके ऊपर देखें हुआ क्या, इसके ऊपर क्या हुआ।
اس کے اوپر ہوا. اس کے بعد مراد اشرف جنجوعہ صاحب تھے اس ٹائم کونسل جنرل. مراد اشرف جنجوعہ صاحب نے, میں آپ کو, آج وہ نہیں ہے یہاں پر موجود, وہ جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں, انہوں نے جتنے پارلیمنٹیرین تھے نا یہاں پر, جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے یورپین پارلیمنٹیرین تھے جو کتالونیا سے تھے, ان سے 1 by 1 میٹنگ کری تھی اس بات کے اوپر. اور یہ معاملہ کہ اس کے بعد, کیونکہ جب دوسرے کونسل جنرل صاحب آئے ہیں یہاں پر, ان کا کام تھا کہ وہ یہ ان تمام پارلیمنٹیرین کو بلاتے, تمام انسانی حقوق کی جو تنظیمات ہیں ان کو بلاتے اور ہمیں بلاتے, یعنی ہم سے مراد کہ جو بھی کشمیر کاز کے لیے کام کر رہا ہے, اور ہمیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ کرتے. اور ہمارے پیچھے ہمیں بالکل ایسا نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب, اس کے اگینسٹ میں ہوا ہے. اگر وہ ساری باتیں میں یہاں پر کر دوں تو یہ پروگرام کا ڈائمنشن ہی چینج ہو جائے گا, کل پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا یہاں پر. لیکن ہماری ابھی کوشش یہ ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کے, دیکھیں ایاز حسین سید صاحب 101% اس کمیونٹی کے ساتھ کشمیر ایشو پہ کھڑے ہوئے تھے. صحیح ہے, راجہ صاحب آئے 101% صاحب کھڑے ہوئے, مراد اشرف جنجوعہ صاحب آئے 101% نہیں, وہ 110% کھڑے ہوئے تھے. پھر آپ ویلفیئر کاؤنسلر کی لسٹ لے لیں پوری ساری, جس کے اندر ان کا وہ ڈائریکٹ کام نہیں تھا, لیکن ہم جہاں چاہتے تھے یا جہاں ان کو ریکویسٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی کشمیر کاز کے حوالے سے اگر کونسل جنرل اویلیبل نہیں ہے تو ہم اویلیبل ہیں آپ کے ساتھ. یہی اسلم غوری صاحب نے کیا ہے, یہی شکیل شاہ صاحب نے کیا ہے, اور یہی میلا صاحب نے کیا ہے. یہ تین تو, کیونکہ ان تینوں کے ساتھ تو میں ڈائریکٹ رہا ہوں, اس لیے مجھے اندازہ ہے. ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر, اگر حکومت پاکستان کا جو موقف ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا, یا مقامی سیاسی جماعتوں کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر جس طرح آپ نے کہا ڈیلیگیشن کو نہیں بتایا جا رہا, پھر تو پاکستانی کمیونٹی کا اور کشمیر کمیونٹی کا, اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے بھائی مصیبت میں ہیں, تو بہت نقصان ہو رہا ہے اس طرح. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر پچھلی دفعے ایک انڈین کمیونٹی سے یہاں پر بارسلونا کے اندر جو ہے نا ایک پارٹی ہے, ان کے سینیٹر کو ریزائن کرنا پڑا کسی بات کی وجہ سے. میں نام نہیں لے رہا, پارٹی کا نام نہیں لے رہا, وہ پھر ایک دوسرا میٹر ہو جاتا ہے. اس کے جو سبسٹیٹیوٹ تھے ان کے, وہ ایک انڈین تھے, وہ سینیٹر بنے. صحیح ہے, وہ سینیٹر بنے. سینیٹر کے بعد بننے کے بعد وہ کونسلیٹ میں گئے, ہمارے کونسل جنرل نے ان کا کھانا رکھا, یہ ریزل موجود ہیں ساری چیزیں. یہ میں کوئی بات نہیں کر رہا, آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو وہ تمام تصاویر بھی بھیج دوں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پاکستانی کمیونٹی کو یہ بریف کیا گیا. دیکھیں اگر وہ یہاں کے سینیٹر ہیں تو میں اس آئین کا احترام کرتا ہوں, میں شہری ہوں اس ملک کا, مجھے اندازہ ہے کہ اگر وہ سینیٹر ہیں تو وہ سب کے سینیٹر ہیں. اسپین کے اندر وہ تمام لوگوں کے سینیٹر ہیں, کیونکہ یہاں ایک پارلیمنٹ ایک ادارہ ہوتا ہے, ایک سینیٹ ایک ادارہ ہوتا ہے قانون ساز. تو اگر آپ نے ان سینیٹر کو بلایا تو کیا آپ نے اپنا احتجاج ان کو ریکارڈ کروایا, ان کو بتایا کہ آج ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں کتنا پینک ہے کشمیر کو لے کر, کیونکہ آپ انڈین نیشنلٹی سے بلانگ رکھتے ہیں یا انڈین اوریجن رکھتے ہیں. تو اس کے بعد ان سے وہ بریفنگ لی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ بات سینٹ کے اندر کریں کہ پاکستانی کمیونٹی جو بارسلونا کی موجود ہے, اور میں کونسل جنرل کے ساتھ جو میٹنگ کر آیا ہوں, ان کے اندر اتنا پینک موجود ہے اس بات کو لے کر کہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس طرح کی کوئی بریفنگ دی گئی؟ تو بات کرنے کی یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں گورنمنٹ کے حوالے سے زیرو سپورٹ ہے. نہیں تو پھر خان صاحب وہ کونسلیٹ میں کس مقصد کے تحت گئے؟ دیکھیں وہ پھر وہ بات تو پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ کس مقصد کے تحت گئے, اور میں شاید اس کو میں ڈسکلوز بھی نہیں کرنا چاہتا کیا مقصد ہوگا ان کا. وہ جنہوں نے دعوت دی وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور جنہوں نے دعوت قبول کری وہ اس کے ذمہ دار ہیں. جی ایز اے پاکستان آپ کی طرف بڑھوں گا. چیمہ صاحب, کسی بھی تحریک کی کامیابی یا کسی بھی ملک کی اگر کسی بات کو آگے بڑھانا ہو, جس طرح پاکستان میں ٹورزم ہے, دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر ہے, اس کو اگر پروپوگیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے لٹریچر کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں وہ لٹریچر بھی مہیا کرتے ہیں. کیا ہمارے جو سرکاری ادارے یہاں پر پاکستان کے ہیں, میڈرڈ اور بارسلونا کے اندر, وہ اس طرح کا لٹریچر جو مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے رکھتا ہو, ہے کوئی اس طرح کا لٹریچر مہیا کر رہے ہیں یہاں کمیونٹی کو, یا یہاں کے جو سرکاری ادارے یا مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو نمائندگان ملتے ہیں, MP ایم این ایز اور سینیٹرز وغیرہ, ان کے سامنے وہ لٹریچر رکھا جاتا ہے لٹریچر اس طرح کا کوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے کیا بات کر دی. ہمیں تو آج تک ہماری عوام کو یا ہماری کمیونٹی کو یا ہم جیسے سادہ بندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور نہ ہی ان ارباب اختیار نے آج تک پتہ ہمیں لگنے دیا ہے کہ ایک سفارتکار کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس نے کرنا کیا ہے. ہمیں تو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ پاسپورٹ بنوا دو, شناختی کارڈ بنوا دو, پیپر اٹیسٹ کر دو. ان تین چیزوں کے علاوہ ہمیں کونسلیٹ یا امبیسی کا کردار نہ بتایا گیا ہے, اور نہ ہی ہم نے خود جاننے کی کوشش کی ہے.
تو جہاں تک آپ نے ان چیزوں کی بات کی کہ لٹریچر یا ٹورزم کو پروموٹ کرنا یا اس طرح کی اور جو سفارتکاری کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کا تو ہم سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم عوام ہیں یا ہم جو کمیونٹی ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ ہی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفارتکاری آخر ہوتی ہی کیا ہے. جو اصل سفارتکاری ہے جو ہمارے کونسلر جنرل صاحب کو اور امبیسڈر صاحب کو کرنی چاہیے، ہمیں ان گزشتہ ماضی میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، نہ ہی کشمیر کے حوالے سے، نہ ہی پاکستان کے ٹورزم کے حوالے سے، اور نہ ہی انہوں نے پاکستان کے کوئی ایسا لٹریچر بانٹا ہے، نہ ہی یہاں کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہمارے کونسلر جنرل اور امبیسڈر صاحب کی ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے کہ جس سے انہوں نے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اجاگر کیا ہو. ڈاکٹر صاحب یہ تو سارے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو کام کرنے والی ہوتی ہیں نا، یہ تو سر درد ہوتا ہے، اس سے تو انسان کو کوئی شہرت نہیں ملتی. ہاں بس کسی کے کھانے میں چلے جاؤ اور شیلڈیں دے دو، اور یا کسی کے ساتھ تصویریں بنوا لو، یا کسی کا پاسپورٹ کو بنوا دو، یا شناختی کارڈ بنوا دو، یا پیپر اٹیسٹ کر دو، جو کلیریکل کام ہے. دیکھیں یہ پاسپورٹ بنانا، شناختی کارڈ بنانا اور پیپر اٹیسٹ کرنا ایک سفارتکار یا ایک کام اور بھی ہو رہا ہے، ایک کام اور بھی ہو رہا ہے جیسے شہرت ملتی ہے کہ فلاں وکیل کے پاس چلے جاؤ وہ بہت اچھا وکیل ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ بڑا اچھا کھانا ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ اس کے پاس بزنس کا اچھا ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ. اس طرح کے بھی شہرت کے کام ہو رہے ہیں. تو آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست، اور دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اس وقت شکیل ڈنگا صاحب، عامر بٹی صاحب ہیں، اور شکیل ڈنگا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. راجہ ضیاء صدیق صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے تمام دوستوں کو. انہوں نے آواز کے حوالے سے، ہاں اس وقت ہمارا پروگرام تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. شکیل ڈنگا صاحب نے کہا ہے پاکستان زندہ باد. راجہ ضیاء صدیق ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا پروگرام، زبردست پروگرام. آفتاب اشرف صاحب دیکھ رہے ہیں. شکیل ڈنگا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر تمام پاکستانیوں کی کاز ہے، اسے شخصیت سے بڑھ کر سپورٹ کرنی چاہیے. جواد چیمہ صاحب کی بات درست ہے، پسند ناپسند کی بنیاد پر کی جاتی ہے. گواہی بھی مل گئی کہ اس طرح ہو رہا ہے. ہارون تارڑ صاحب دیکھ رہے ہیں، محمد آسم گوندل صاحب دیکھ رہے ہیں، عثمان اشرف صاحب، اشتیاق حسین صاحب، راجہ ساجد محبوب صاحب ہیں، علی سہیل ورک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور راجہ ساجد صاحب نے لکھا ہے کہ ہم انشاءاللہ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان. چوری اشتیاق صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جواد چیمہ صاحب اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہونی چاہیے. محمد شاہد عمران ہے، کھٹانہ عتیق چودھری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، گڈ جاب انہوں نے کہا ہے. قدیر احمد خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سید ظفر علی شاہ صاحب ہیں، وقار شہزاد صاحب ہیں. عامر بٹی صاحب نے کہا ہے کہ سید خالد عباس شاہ صاحب کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کی کوشش کی وجہ سے کشمیر کی آواز یورپ کے ایوانوں تک پہنچے گی. اور ساجد چوہری صاحب آئے ہیں، انہوں نے ویلکم ویل ڈن چیمہ صاحب لکھا ہے. تو پروگرام کے بالکل اختتام کی جانب ہمارا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. آخر میں سید خالد عباس شاہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ 5 اگست کے حوالے سے پرتگال کے اندر رہنے والی کمیونٹی کو کیا پیغام دیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں پرتگال میں رہنے والی بسنے والی تمام پاکستانی کمیونٹی سے بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ 5 اگست کو ہمارا ساتھ دیں اور انڈین امبیسی کے سامنے تشریف لائیں، وہاں پہ اپنا بھرپور احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں. اس میں بالکل جس طرح بھی چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ نہ دیکھیں کہ کام کر کون رہا ہے، اب دیکھیں کہ کام ہو کیا رہا ہے. اگر ہمارا کاز پازیٹیو ہے تو ہمارا ساتھ دیں، بلکہ یہاں پہ جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کو بھی میں سب کو دعوت دوں گا. ہماری کسی سے کوئی دعوت نہیں ہے. میں تمام دوستوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ وہاں پہ آئیں اور اپنا بھرپور احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں، اور اپنے چیئرمین صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کمیونٹی کے انشاءاللہ ہم مسئلے یہاں پہ حل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارا جو مین منشور ہے اب وہ یہی ہوگا کہ مودی کا اور انڈیا کا جو ناپاک چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا. جی غلام سرور چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خالد صاحب ویل ڈن، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور قدیر احمد خان نے کہا ہے کشمیر کے حوالے سے سنجیدہ کاوشیں ہونی چاہیے. ملک بابر صاحب آئے ہیں اور وہ بھی ہمارا پروگرام اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. اور یہ تمام دوست جو ہمیں لائیو پروگرام ہمارا دیکھتے ہیں، اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. کامران خان صاحب، آپ اس ساری صورتحال پر جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور
पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के हवाले से आप स्पेन के अंदर बसने वाली पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे? डॉक्टर साहब, पैगाम जो हम हमेशा से देते चले आ रहे हैं, पैगाम ये है कि जो भी हम देखें, 5 अगस्त आ रहा है, 5 अगस्त को ये एक ऐसा दिन है, अगर इसके अंदर हम अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, तमाम लोग, तमाम फेडरेशन, तमाम एसोसिएशन, इंडिविजुअल आ जाएं सारे, तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या कोई इससे बेहतर आइडिया लेकर आना चाहते हैं तो वो लेकर भी आ जाएं। हमें इस बात को इसलिए ज़ाया नहीं करना कि हम जो है ये आपस में बटे हुए हैं, या हम फला पार्टी के हैं, या हम फला पार्टी से बिलोंग करते हैं। अल्लाह का वास्ता कि आप लोग तमाम के तमाम लोग आए इसके अंदर, कश्मीर कॉज के लिए आए, कश्मीर के लिए आए, वो जो मजलूम लोग हैं उनके लिए आए। आप अगर हमसे एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते हैं, आप देखेंगे कि वो प्रोग्राम के अंदर ये EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्रोग्राम का खासा रहा है कि हमने हमेशा इक्वल ट्रीट किया है सबको, गो कि हमें उसके ऊपर स्टेप डाउन करना पड़े, हम 1 नहीं 2 स्टेप डाउन। आप लोग आए, अपना नारा लगाएं, उस इंडिया के जो भी जितने भी लोग, देखें हम सिफारतकार ही है ना यहाँ पर, हम भी तो सिफारतकार है ना। हम जितने भी हमारी एसोसिएशन है वो अपने, अगर उनकी शॉप्स हैं तो शॉप के आगे लिख के रखे हैं, एक जुमला लिख के रखे, अगर नहीं लिखा जाता तो मुझसे बताएं, मैं आपको भेज देता हूँ, आप उसका प्रिंट निकलवा लें। आपस में एक दूसरे के साथ हमआहंगी को बढ़ाएं, प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें, इस हवाले से जितना फेसबुक के अंदर मूव कर सकते हैं वो मूव करें, और जिन लोगों की, जिन अथॉरिटीज के साथ या जिन इदारों के साथ या जिन पार्लियामेंटेरियन के साथ वाबस्तगी है, उनको बोलें कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए और आकर अपना ख्याल का इजहार करें। देखिए, हम प्रोग्राम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे, पहले भी हम ये बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करें। हम सिर्फ और सिर्फ, यूरोप एक ऐसा खित्ता है, जिस तरह शाह साहब ने बात करी, शाह साहब यहाँ पर पिछली दफे एक पुलिस वाले ने एक कुत्ते को मार दिया था, उस पर इतना प्रोटेस्ट हुआ था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो मैं फिर आपको इसी पे आता हूँ कि वहाँ इंसानों का इस तरह, इस बेहाना तरीके से, बहिमाना तरीके से जो है ना वो कत्लेआम किया जा रहा है। उस कॉज के लिए आप हमारे साथ आए, हमारे हाथ मजबूत करें। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन इस कॉज के लिए बहुत कुछ कर चुकी है, बहुत कुछ प्लान में शामिल है। अगर आप लोग सारे बार देखें, बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी है बार्सिलोना की, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूं, मैं जानता हूं कि वो दर्द रखने वाली कम्युनिटी है, वो मामलात को समझने वाली कम्युनिटी है। आप वहां आए, वहां पर किसी के लिए जो है, हमने ना पहले किसी के लिए प्रोपेगेंडा किया है, ना आज का ये प्रोग्राम है हमारा। 5 तारीख को EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन प्रोटेस्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर हम, गवर्नमेंट ने हमें 100% तमाम मामलात को ओके कर दिया, उसके अंदर हम सबको आपको दावत देंगे, वो दावत आम होगी, दावत खास नहीं होगी। रही बात कौंसिल जनरल, अगर चाहते हैं, कौंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ पर एक तमाम पार्लियामेंटेरियन का मुश्तरका इजलास बुलाएं और उनको एक्चुअल सिचुएशन बताएं कि उसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले, जो बार्सिलोना में रहने वाले पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उनमें कितना पैनिक है, और उसके अंदर जो तंजीमात इसके लिए काम कर रही हैं, इस कॉज के लिए काम कर रही हैं, उनकी मुशावरत भी उसके अंदर शामिल करें। नहीं तो EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का प्लेटफॉर्म यहाँ मौजूद है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। आप उस प्रोग्राम में शिरकत करें और हमारा हाथ मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ज़फ़र अली शाह साहब हमें देख रहे हैं बरतानिया से, उन्होंने ग्रेट जॉब कहा है। साजिद चौधरी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अफजल साई साहब हमें देख रहे हैं, और वेल्डन कहा है साजिद चौधरी साहब ने। खान साहब ने एक बहुत प्यारी बात कर दी, एक फ़िक्रे के अंदर वो एक बहुत बड़ी बात कर गए। मैं अपने तमाम नाज़रीन के सामने वो बात रखूँगा कि जितना भी पुर्तगाल के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, स्पेन के अंदर पाकिस्तानी छोटे बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं, छोटी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, डोनर हैं, या ग्रोसरी की दुकानें हैं, यहाँ तक कि अगर वो हेयर सलोन तक भी हैं, तो वहाँ पर एक डायलॉग कश्मीर के लिए एक पेपर पर एक डायलॉग प्रिंट कराकर अपने दरवाजे के ऊपर लगा दें, या यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट समझते हो कि ये तमाम लोगों की नज़र पड़ती है, वहाँ पर ये यकजहती का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप 5 अगस्त से 15 अगस्त तक रोज़ाना की बुनियाद पर तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ये आप काम ज़रूर कर सकते हैं। और इस काम के लिए मैं लाजमी नहीं कि वो दुकानदार ही, हो सकता है बहुत सारे दुकानदार ये काम ना कर सकें, उनसे प्रिंट ना निकल सके, उनको पेपर ना मिल सके। ये काम समाजी तंजीमात का है, EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का है, पाक फेडरेशन स्पेन का है, निदाए कश्मीर जो कश्मीर के हवाले से यहाँ काम कर रही है, उसका है कि वो पेपर इस तरह प्रिंट करके मुख्तलिफ दुकानों पर खुद चस्पा कर दें, कोई नहीं रोकेगा। और उसके अंदर कतालान के अंदर, पुर्तगीज़ के अंदर, फ्रेंच के अंदर, जो भी ज़बान वहाँ बोली जाती है, वो एक एक फ़िक्रा, मुख्तलिफ फ़िक्रे हों, वो दुकानों पर लगा दिए जाए, ताकि जो भी
مقامی بندہ اس دکان کے اندر داخل ہو تو اسے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والی بربریت کے بارے میں علم ہو سکے۔ جی جواد چیمہ، آخر میں آپ کیا کہیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب۔ جی جواد، میرے خیال میں جواد چیمہ صاحب کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی، تو آج کا ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام جو میرے آج کے شرکاء ہیں، آج کے پینل کے جتنے میرے مہمان ہیں، ان سب کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن گزشتہ 5-7 سال کے اندر بہت سارا کام ہے، اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سارے پہلو ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ مقامی سماجی کمیونٹی کے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہیں، پاکستان کے اندر مسائل ہیں، مسئلہ کشمیر ہے، پاکستان کا ایک سافٹ امیج ہے جس کو باہر دکھانے کی ضرورت ہے، ٹورزم ہے جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام وہ موضوعات ہیں جس پر کام ہو رہا ہے اور ہر موضوع پر پروگرام کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس تنظیم کے جو صدور ہیں، جنرل سیکرٹریز ہیں، ترجمان ہیں، ان کو لے کر آئیں اور ان کی گفتگو اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ چوہدری عمر فاروق گجر صاحب آئے ہیں، غلام سرور چیمہ صاحب آئے ہیں، محمد بلال صاحب ہیں، یہ تمام دوست جنہوں نے جوائن کیا اور ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کا شکریہ۔ آپ تمام دوستوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔